हेलो एवरीवन। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने सोरगम कल अपने स्टार्ट कर लिया था। नॉर्मल सी बातें अपने देख चुके थे इसके अंदर। इसको कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं, इसको एक्स होस्टिव क्रॉप बोल देते हैं, या इसको ग्रेट मिलेट के नाम से जानते हैं अपने, या फिर अपने और बात करें तो इसको काफिर कॉर्न या फिर मोटे अनाज का राजा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसके अन्य नाम, जिसके अंदर दो नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तो कैमल क्रॉप एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से किस फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं, तो वो अपनी सोरगम ज्वार की फसल है। और उसके बाद में एक पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी फसल है जिसको मोटे अनाज का राजा बोलते हैं, तो किंग ऑफ कोर्स सीरियल या फिर कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं अपने सोरगम को। सोरगम बाइकोलर, जिसका बोटेनिकल नेम होता है सोरगम बाइकोलर, जिसका कुल पोएसी होता है और जिसमें बहुधा पर परागन और C4 प्लांट और शोडे प्लांट, और देखा जाए तो इसमें इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका और इसमें 20 क्रोमोसोम होते हैं ज्वार के अंदर। ये आप याद रख सकते हैं। लगभग 25 से 30 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है 1000 बीज का बार। उसके बाद में अपने इसके अंदर कौन कौन सी बातें की थी, तो कल अपने किया था जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन है, फैट है, ये चीज़ अपने देख लिए हैं ऑलरेडी। SCN देख बताया था आपको कि SCN की हानिकारक मात्रा कितने से ज़्यादा हो वो पशुओं को हानि पहुंचा सकता है और कब इसको फोडर के लिए काटना चाहिए। और उसके बाद में अपने किया था SCN बनता कब है, अपनी सोयल के अंदर फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की अधिकता होती है, मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो संतुलन है वो बिगड़ जाए, तब SCN की मात्रा ज़्यादा बनेगी पौधे के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपने किया था कि अगर अपने इसका अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार स्ट्राइगा को कंट्रोल करने के लिए 2,4-D का ज़्यादा छिड़काव कर दें तो पौधे के अंदर क्या बनेगा, पौधे के अंदर अपने देखा जाए तो SCN की मात्रा बनेगी ना। देखो यहाँ से आवाज़ बिल्कुल ओके है, मुझे भी यहाँ से सुन रही है आवाज़, एकदम ओके आवाज़ है। ठीक है, तो थोड़ा वॉल्यूम वगैरह आप बढ़ा लो, वॉइस वगैरह यहाँ से एकदम ओके है। उसके बाद में अपने किया था सोरगम सिकनेस को। सोरगम सिकनेस, इसके जो डंठल होते हैं उनका CN रेशो अधिक होने के कारण वो गलते नहीं है, उनका अपघटन नहीं होता, जिसके कारण उस खेत के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी और अगली क्रॉप के उगते हुए पौधे क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन की कमी के कारण पीले पड़ जाएंगे। इसलिए अपने जो नेक्स्ट क्रॉप उगाएंगे ज्वार के खेत में उसमें 15 से 20% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डालते हैं, यही सोरगम सिकनेस होता है। उसके बाद में कुछ संस्थान किए जैसे कि AICSIP कब चलाया गया मक्का पर, तो अपने ज्वार पर तो 1969 के अंदर। और उसके बाद में संस्थान जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद 1972 के अंदर स्थापित हुआ, राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान संस्थान 1987 के अंदर स्थापित हुआ था, हैदराबाद में है। भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI, ये झांसी के अंदर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये कुछ संस्थान अपने कल की क्लास में किए थे। उसके बाद क्लाइमेट वगैरह देख लिया था अपने, कितना क्लाइमेट कैसे रुका अपने कर रहे थे इसमें, और किस्मों में अपने पहली स्लाइड कर ली थी। पहला CSS फर्स्ट, ये पहली हाइब्रिड किस्म है, पहली संकर किस्म है जिसको 1964 के अंदर विकसित किया गया था। CHS9, ये रेजिस्टेंट है हेड मोल्ड के लिए और माइट्स के प्रति। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी अपनी हाइब्रिड वैरायटी है। बाकी आप देखते हो CSV17, यह टॉलरेंट है तना मक्खी के प्रति, टेम्बोरर के लिए और लीफ ब्लाइट रोग के लिए, और ब्राउन लीफ स्पॉट है ना, भूरी पत्ती धब्बा रोग, तो तना मक्खी के लिए तनाशेदक, पत्ती झुलसा रोग और भूरे रंग के धब्बे मतलब भूरी पत्ती धब्बा रोग और झुलसा रोग, उसके प्रति ये क्या होती है, प्रतिरोधी। कौन सी, CSV17 किस्म। SPV245 एंथ्राकनोज, कौन सा, एंथ्रेकनोज डिजीज लगता है उसके प्रति सहनशील होती है। अन्य किस्मों में आप देख सकते हो जैसे कि हाइब्रिड CHS5 है, 6 है 148 जिसको SPH 468, CSH13 SPB 96, SPB 346 या फिर CSB13, CSB15, प्रताप जवार 1430, वर्षा स्वर्ग और पंचाली, कौन सी, पंचाली है
वर्षा है और स्वर्ग है। ये ज्वार की किस्में हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो सी एच एस सीरीज तो आपको पता ही है कि हाइब्रिड है। ये वर्षा को याद रख सकते हो आप, इसको नोट कर लेना, स्वर्ग को नोट कर लेना, और आप पंचाली किस्म को नोट कर लेना कि पंचाली, स्वर्ग और वर्षा किसकी किस्में हैं। तो ये किस्में अपने ज्वार की, बाकी तो नॉर्मल है। ठीक है, सी एच एस जो सीरीज है उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि पूरी सी एस एच जो सीरीज है वो किसकी है, ज्वार की संकर किस्मों की। ये तीन किस्में यहाँ पर नोट कर लेना जो इंपॉर्टेंट है। बाकी दो ये किस्में हैं, सी एस वी 17 और सी एस वी 245। के बाद में स्वीट वराइटियाँ। स्वीट वराइटियों का मतलब है कि वो किस्में ज्वार की जिसको अपने एज ए शर्करा के रूप में यूज करते हैं, जैसे गन्ने से अपनी चीनी का प्रोडक्शन करते हैं, उसी प्रकार ज्वार की भी ऐसी कुछ किस्में हैं यहाँ से अपनी चीनी बना सकते हैं। जैसे कि एस एस बी 53 है, एस एस बी 84 है, ये पहली स्वीट सोर्गम की वैरायटी थी जिसके अंदर चीनी की अच्छी मात्रा है। ठीक है, कौन कौन सी, एस एस बी 84, तो दोनों किस्मों को नोट कर लेना। इसके साथ एस एस बी 96, और कौन सी एक हाइब्रिड है इसके अंदर, सी एस एच 22। तो ये कौन सी है, मिट्टी किस्में है जिसके अंदर चीनी की अच्छी मात्रा होती है और इसका उपयोग करते हैं अपनी चीनी बनाने के लिए। तो एस एस बी 53, एस एस बी 84 पहली स्वीट सोरगम वैरायटी है, एस एस बी 96 और सी एच एस 22। अच्छा, कौन सी चीज नहीं है अभी गौरव किसमें बुक में, अच्छा वो नहीं लिखा होगा एस सी एन या फिर सोरगम सिकनेस। तो कल मैंने पूरे का पूरा उसको बताया था, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कल की क्लास देख देख के। पूरे का पूरा एस सी एन बता दिया कैसे बनता है, क्या कारण होता है इसका बनने का पूरा कहाँ पर बनता है, कहाँ पर भंडारित होता है। देखो बनेगा तो जड़ के अंदर साइनोग्लूकोसाइड के रूप में, स्टोरेज कहाँ पर हो जाएगा, आवाज अच्छे से नहीं आ रही, क्या एक मिनट रुको फिर। ओके अब ठीक है, किसी को अलग से होगी तो अपने मोबाइल वगैरह की, या तो नेट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपके मोबाइल में, या फिर आवाज़ वगैरह की ना। ठीक है, ईयरबड वगैरह लगा के बैठ जाया करो, या फिर ईयरफोन वगैरह लगा ले, जो भी आपके पास है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपने हाइब्रिड। हाइब्रिड मैंने आपको बताया था कि पूरी जो सी एस एच सीरीज है जिसमें पहला हाइब्रिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी एच एस फर्स्ट है ग्रीन फोल्डर के लिए। आगे ग्रीन फोल्डर की किस्में करेंगे, इसके लिए आप दो तीन और याद रख सकते हैं, जैसे कि राजस्थान चरी फर्स्ट है, ये किसके लिए अच्छी है, तो हाई रेनफॉल एरिया के लिए, यहाँ पर पानी अच्छा है। दूसरा राजस्थान चरी 2 है, ये है लो रेनफॉल एरिया में, मतलब पानी की कमी को सहन कर सकती है राजस्थान चरी 2, और यहाँ पर पानी अच्छा है, वहां पर अपने उगा सकते हैं राजस्थान चरी फर्स्ट, राजस्थान चरी 2 और राजस्थान चरी फर्स्ट। उसके बाद अदर वराइटियों में आप याद रख सकते हैं स्वीट सूडान को, तो स्वीट सूडान मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
स्वीट सूडान किसकी किस्म है? आप बताओगे, ज्वार की किस्म है स्वीट सूडान। उसके बाद में हरा सोना 855, ये भी इंपॉर्टेंट किस्म है। व्हाइट पर्ल, ये भी इंपॉर्टेंट किस्म है। और पीसीएच 109 एक इंपॉर्टेंट किस्म है। पूसा चरी हाइब्रिड 109, ये भी चारे के लिए एक अच्छी किस्म है। उसके बाद में देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रवि चारे की एक ही किस्म है, वो है M35 1। M35 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ज्वार की ऐसी कौन सी किस्म है जिसको रवि के अंदर चारे के लिए उगा सकते हैं, वो है M35 1। कौन सी? M35 1। M35 1 रवि के अंदर उगा सकते हैं चारे के लिए M35 1। M35 1 इज ग्राउंड इन द रवि सीजन फॉर फोडर, फोडर के लिए सबसे अच्छी किस्म होती है। और किस सीजन के लिए? रवि के अंदर, क्योंकि ज्वार मोस्टली खरीफ के सीजन में उगाते हैं अपने। किस सीजन में उगाते हैं? खरीफ के सीजन में। पर एक किस्म है M35 1 जिसको अपने रवि सीजन के अंदर भी उगाया जा सकता है। उसके बाद में बीज दर, सीड रेट, अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग सीड रेट है। अभी पर्पज देखें अपने, तो पहला पर्पज अपना क्या हो सकता है, क्योंकि ये सीरियल क्रॉप है तो अपने इसको किसके लिए उगाएंगे? बीज के लिए उगाएंगे, फॉर सीड प्रोडक्शन, बीज उत्पादन। अगर अपने इसको बीज उत्पादन के लिए उगा रहे हैं तो इसका बीज लेना पड़ेगा पर हेक्टर 9 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ठीक है, इसकी ये सीड रेट है 9 से लेकर 10 किलोग्राम पर हेक्टर। अगर आप बीज उत्पादन भी कर रहे हो, इसके साथ में आप चारे के लिए भी, चारा प्लस बीज, मतलब पहले 2 से 3 कटाइयां कर ली, उसके बाद में उसको छोड़ दिया अपने किसके लिए? बीज के लिए। तो अपने सीड रेट लगेगा 15 से लेकर 20 किलोग्राम। कितना? 15 से लेकर 20 किलोग्राम पर हेक्टर। अगर अपने बीज और चारा दोनों ही उद्देश्य, मतलब पहले चारे के लिए यूज किया इसको, कुछ टाइम के लिए 1 से 2 कटाइयां कर ली, उसके बाद में उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे? 15 से 20 किलोग्राम। अगर अपने सिर्फ अपना पर्पज है फूडर पर्पज, सिर्फ अपने चारे के लिए उगा रहे हैं, चारा उत्पादन ही अपना पर्पज है, तो इसकी सीड रेट लेते हैं अपने 30 to 40 किलोग्राम, 30 से लेकर 40 किलोग्राम पर हेक्टर। ठीक है, बीज उत्पादन के लिए 9 से 10 है, चारे के लिए 15 से 20 है, और चारा और बीज के लिए 15 से 20 और चारे के लिए 30 से 40 है। कितनी? 30 से 40। उसके बाद में अगर अपने स्पेसिंग की बात करें, फसल अंतराल, फसल अंतराल कि इसकी प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी रखनी है? फसल अंतराल मतलब R/P, इसका रो से रो और प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस, रो से रो और प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस। ठीक है, ये अपने रखेंगे 45 × 15 सेंटीमीटर, 45 × 15 सेंटीमीटर R/P। ठीक है, 45 × 15 सेंटीमीटर किसके लिए? बीज उत्पादन के लिए, अगर अपने बीज के लिए उगा रहे हैं। अगर अपने फोडर के लिए उगा रहे हैं तो अपने को डिस्टेंस थोड़ी कम करनी पड़ेगी, तो रखेंगे अपने 25 × 45, 25 × 10 सेंटीमीटर। इसके लिए चारे के लिए, क्योंकि चारा अगर प्रोडक्शन अपने को अच्छा चाहिए तो अपने क्या करेंगे? पौधों को पास पास में उगाएंगे ना, तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखेंगे ताकि पौधों की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, तो पौधों की संख्या ज्यादा होगी, कब होगी ज्यादा? जब अपने जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो क्या होगी? कम होगी। अपने प्लांटिंग डिस्टेंस कम रखेंगे, 45 × 10 सेंटीमीटर रखेंगे R/P, अगर अपने इसको फोडर के लिए यूज कर रहे हैं। अगर अपने इसको बीज उत्पादन के लिए यूज कर रहे हैं तो अपने इसको 45 × 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ग्रो कर लेते हैं। रो से रो की दूरी 45 × 45 और प्लांट से प्लांट की दूरी 15 × 15 सेंटीमीटर। उसके बाद बीज को उपचारित करना है, वही कर्म होता है बीज को उपचारित करने का, FIR। FIR मतलब फंजीसाइड, फंजीसाइड से करेंगे, कोई भी फंजीसाइड ले सकते हो, बीटावैक्स, बॉबिस्टोन या फिर अपने कैप्टान, थायरम, है ना, कोई भी अपने फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं। पर किलोग्राम सीड के हिसाब से 2 से 3 ग्राम मात्रा डालते हैं इसकी। उसके बाद इंसेक्टिसाइड आप क्लोरोपायरीफॉस, क्विनोलफॉस, ठीक है, तो ये डाल सकते हैं। राइजोबियम के अंदर बायो फर्टिलाइजर के रूप में आप एजोस्पिरिलिम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है क्रिटिकल स्टेज, क्रांतिक अवस्थाएं, है ना, क्रिटिकल स्टेज क्रांतिक अवस्थाएं सोरगम के अंदर।
अगर वाटर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड क्रांतिक अवस्थाओं की बात करें, क्योंकि इसकी जल मांग लगभग गेहूं जितनी होती है 450 से 650 mm। तो पहला इनिशिएशन ऑफ ग्रांड ग्रोथ, ग्रांड ग्रोथ कितने दिन बाद आती है? तो 20 से 25 दिन बाद आती है, डे आफ्टर सोइंग। 20 से 25 डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 20 से 25 दिन बाद में आने वाली जो फेज है उसको क्या बोलते हैं? ग्रांड ग्रोथ बोल देते हैं। फ्लैग लीफ या बुटिंग, कौन सी? फ्लैग लीफ या बुटिंग। फ्लैग लीफ या बुटिंग की अपने बात करें तो फ्लैग लीफ या बुटिंग कितने दिन बाद में आएगी? तो 50 से लेकर 55 डेज बाद, 50 टू 55 डेज, 50 टू 55 डे आफ्टर सोइंग, 50 टू 55 डे आफ्टर सोइंग। सोइंग के 50 से लेकर 55 दिन बाद। फ्लावरिंग की बात करें अपने, किसकी? फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावरिंग 70 से 75 दिन बाद, 70 से 75 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग। और लगभग अपने ग्रैन फिलिंग, दाना भराव की अवस्था देखें कि दाना कब भरना स्टार्ट हो जाता है, तो दाना भराव की स्टेज होती है 90 से लेकर 100 दिन, 90 से 100 दिन, डे आफ्टर सोइंग। तो ये है ग्रांड ग्रोथ। उसके बाद में फ्लैग लीफ ऊपर की टॉप मोस्ट पत्ती आएगी, और उसके बाद में फ्लावरिंग की स्टेज 75 से 90, 75 से 70 से 75 दिन, और दाना भराव की स्टेज आएगी 90 से लेकर 100 दिन। दाना भराव की स्टेज कब? 90 से लेकर 100 दिन। ये है क्रांतिक अवस्थाएं। यहाँ पर पानी देना भी जरूरी होता है अपने लिए। ये क्रांतिक अवस्थाएं हैं। उसके बाद में वीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन। देखो मैंने खरपतवार आपको बताए थे कि बहुत सारे खरपतवार लगते हैं। अगर अपने इसको फॉर फूडर पर्पज यूज कर रहे हैं, चारे के लिए, तो अपने वीड का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर अपने बीज के लिए इसको ग्रो किया है तो फिर अपने वीड का मैनेजमेंट करेंगे। इसका जो मुख्य खरपतवार है, अगर अपने इसके मुख्य खरपतवार की बात करें, मुख्य खरपतवार, तो ज्वार का मुख्य खरपतवार होता है स्ट्राइगा। कौन है? स्ट्राइगा है। और स्ट्राइगा मैंने आपको बताया था कि स्ट्राइगा एक परजीवी खरपतवार है। और कैसा परजीवी है? पीछे बताया था, अर्ध जड़ परजीवी है। कैसा है ये? अर्ध जड़ परजीवी है। ये अर्ध जड़ परजीवी स्ट्राइगा, इसका अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है, अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। कौन सा? स्ट्राइगा। तो स्ट्राइगा अर्ध जड़ परजीवी है। इसका नियंत्रण, इसका कंट्रोल आपको करना है, इसका नियंत्रण आपको करना है, तो आप क्या कर सकते हो? 2,4-D का छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप फसल चक्कर अपना सकते हैं कपास और सोयाबीन के साथ, क्योंकि कपास और सोयाबीन की जड़ों से निकलने वाला जो रसायन है वो इसके अंकुरण को क्या कर देगा? रोक देगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं? आत्मघाती अंकुरण, सुसाइडल जर्मिनेशन। तो सुसाइडल जर्मिनेशन कौन करता है? तो सुसाइडल जर्मिनेशन करता है कपास या सोयाबीन। सुसाइडल जर्मिनेशन, ये स्ट्राइगा है, अर्ध जड़ परजीवी। पर 2,4-D का ज्यादा यूज अपने नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2,4-D का अगर ज्वार की क्रॉप पर ज्यादा यूज कर दिया तो इसका मतलब है ज्वार के अंदर एसईएन की मात्रा, हाइड्रोसाइनिक एसिड, प्रूसिक एसिड बोल देते हैं जिसको, वो बढ़ जाएगा। और अपनी जो ज्वार है वो हरे चारे के अंदर क्या हो जाएगी? अखाद्य हो जाएगी, मतलब नॉन एडिबल हो जाएगी। अपने उसको ज्यादा मात्रा में पशुओं को नहीं खिला सकते हैं। अगर खिला दिया और एसईएन की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पशु अपने क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उनमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और उनकी डेथ हो सकती है। इसलिए अपने 2,4-D का कम यूज करते हैं स्ट्राइगा को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में है चारा सोरगम। चारे के लिए अपने सोरगम को ग्रो कर लेते हैं। अपने खरीफ सीजन के अंदर एक अल्टरनेट तरीका होता है चारे का अपने पास, क्योंकि है तो ये सीरियल क्रॉप, पर चारे के रूप में भी अच्छी उगाते हैं इसको। तो चारे के रूप में अपने इसकी कौन कौन सी किस्में हैं, वो पीछे 2-3 किस्में तो अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, और देख लेते हैं। जैसे कि पूसा चरी 6 है, पूसा चरी 9 है, पूसा चरी 23 है, PC 23, PC 9, PC 6। तो ये है मल्टी कट। मल्टी कट का मतलब है कि आप एक से ज्यादा कटाइयां कर सकते हैं, 3-4 बार काट सकते हैं अपने मल्टी कट, है ना। उसके बाद में राजस्थान चरी 1 है, राजस्थान चरी 2 है। उसके बाद पूसा चरी हाइब्रिड 106, PCH 106। ये मल्टी कट मतलब 3 से 4 कटाइयां कर सकते हैं, और अपने पूरे इंडिया के अंदर किसी भी राज्य के अंदर इसको ग्रो किया जा सकता है PCH 106 को। जवाहर चरी 6, JC 6,
और उसके बाद जवाहर चरी 69, जेसी 69, इसको भी मल्टी कट, मतलब इसकी भी 3 से 4 कटाइयाँ की जा सकती है, इसकी भी 3 से 4 कटाइयाँ की जा सकती है। आगे है हरियाणा चरी 6, जिसको SC6 बोल देते हैं। मिट्टी सूडान इंपॉर्टेंट किस्म है इसकी, मिट्टी सूडान, जिसका दूसरा नाम SSG 59 होता है। ये भी मल्टी कट 4 कटाइयाँ, मोस्ट पॉपुलर है ये किस्म मिट्टी सूडान। पंजाब सुडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, हाइब्रिड है ये भी 3 से 4 कटाइयों के लिए पंजाब के लिए रिकमेंड करते हैं इसको। हरा सोना हाइब्रिड है ये भी मल्टी कट के लिए है। और CHS 24 MF, ठीक है। इसकी जो उपज है फोडर की, चाहे वो ग्रीन फोडर हो चाहे वो ड्राई हो, तो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट फोडर इल्ड है ना इसकी, हाईएस्ट फोडर इल्ड। तो CHS 24 MF की, उसके बाद CHS 20 MF, और ये भी अपने पूरे देश में कहीं पर भी उगाया जा सकता है। तो ये फोडर के लिए किस्में हैं, चारे के लिए। उसके बाद में मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। देखो गोबर की खाद तो अपने कोई भी एग्रोनॉमी क्रॉप हो उसके अंदर लगभग 10 से लेकर 15 टन डालते हैं। कितनी? 10 से लेकर 15 टन पर हेक्टर। और सोइंग के लगभग 1 महीने पहले, है ना, अच्छी तरह से गली हुई गोबर की खाद। नाइट्रोजन या फिर अपने फास्फोरस या पोटास की बात करें तो अपना पर्पज क्या है? अगर अपना पर्पज बीज उत्पादन हो सकता है या फिर अपना पर्पज क्या हो सकता है? चारा उत्पादन हो सकता है। दोनों पर्पज के लिए देख लेते हैं। बीज उत्पादन के लिए NPK रेशो क्या रखते हैं? तो ये रखते हैं 80-60-40। ये बीज उत्पादन के लिए पर हेक्टर, किलोग्राम पर हेक्टर है, सभी के अंदर क्या है? किलोग्राम पर हेक्टर है, किलोग्राम पर हेक्टर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। अगर अपना पर्पज है चारे का तो 120-60-40, 120-60 और 40, 120-60 और 40, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा देना पड़ेगा। आपको ही पता है नाइट्रोजन यहाँ पर ज्यादा क्यों रखेंगे, अपने अधिक क्यों रखेंगे? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? ग्रीन फोडर चाहिए, मतलब ग्रोथ करता है। नाइट्रोजन क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा, और ग्रोथ ही अपने लिए जरूरी है, क्योंकि उसकी मॉर्फोलॉजी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा पत्तियां आएगी, जितनी हाइट ज्यादा होगी, उतना ही ग्रीन फोडर ज्यादा होगा। तो इसलिए अपने क्या करते हैं? प्रत्येक सिंचाई के बाद में नाइट्रोजन डाल देते हैं, ताकि पौधे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से और अपनी उपज बढ़ जाए। तो ये क्या है अपना मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद एंड उर्वरक। तो गोबर की खाद 10 से 15 टन डालते हैं, नाइट्रोजन 80-60-40 का रेशियो रखते हैं, चारा 120-60 और 40 का। उसके बाद में उपज, उपज वगैरह के ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपने उपज वगैरह याद रखना है तो रख सकते हैं अपने उपज वगैरह को। जैसे कि हाइब्रिड किस्मों की है लगभग 10 से 15 क्विंटल होती है, ठीक है, हाइब्रिड की संकर किस्में 10 से लेकर 15 क्विंटल, हाइब्रिड 10 से लेकर 15 क्विंटल है पर हेक्टर, बीज की उपज लिख रहे हैं। और लोकल वैरायटियों की लगभग 8 से लेकर 10 क्विंटल होती है पर हेक्टर। और चारे की बात करें तो ये लगभग 400 से लेकर 500 किलोग्राम होता है, 400 से लेकर 500 क्विंटल, किलोग्राम नहीं, 500 क्विंटल पर हेक्टर। स्टोरेज अपने वही 10 से लेकर 12% नमी पर करते हैं, ताकि बीज को लंबे टाइम तक स्टोरेज करके रखा जाए। इससे ज़्यादा नमी नहीं रखेंगे, नहीं तो बीज क्या हो जाएगा, या फिर अपनी स्टोरेज लाइफ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये है इसकी किस्में, संकर किस्में 10 से लेकर 15 क्विंटल पर हेक्टर, स्थानीय किस्मों से बीज 8 से 10 क्विंटल, और चारा 400 से 500 क्विंटल पर हेक्टर।
उसके बाद में है इंसेक्ट मैनेजमेंट। इसका जो इंसेक्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा। जैसे कि इसका जो इंसेक्ट है वो है अपनी शूट फ्लाई ना, एथेरिगोना सुकाटा, एथेरिगोना सुकाटा। इसका पहला इंसेक्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, वो है शूट फ्लाई, तना मक्खी, एथेरिगोना सुकाटा। इसका 10 से 15 दिया है सोरगम का। हाइब्रिड 10 से 15 है, भी 8 से 10 ही है, ठीक है 8 से 10 ही कर लेना, 10 से 15 नहीं, 8 से 10 ही है। तो ये अपना शूट फ्लाई तना मक्खी मोस्ट इंपॉर्टेंट तना मक्खी, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके याद करेंगे अपने। इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट से क्वेश्चन पूछा है। देखो इसका साइंटिफिक नेम, इसका वैज्ञानिक नाम है एथेरिगोना सुकाटा। अगर आपसे पूछा जाए ज्वार की तना मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बोलोगे एथेरिगोना सुकाटा है। क्या है, एथेरिगोना सुकाटा। ये इसकी अडल्ट होता है, और ये इसके देखा जाए तो कैटरपिलर वगैरह यहाँ पर दी हुई है, तो इसकी कैटरपिलर। देखो एथेरिगोना सुकाटा सबसे ज्यादा नुकसान करती है जब अपनी फसल की, अपनी उम्र देखें या फसल की एज देखें तो 4 से 6 सप्ताह की, 4 से 6 सप्ताह की जब फसल है अपनी, तो सबसे ज्यादा नुकसान करता है कौन, एथेरिगोना सुकाटा, मतलब तना मक्खी। नाम से स्पष्ट हो रहा है तना मक्खी है। ये अपने ज्वार का तना है, इस ज्वार के तने में इसकी जो कैटरपिलर है, इसकी जो सुंडी है, वो होल करके क्या हो जाएगी, छेद करके इंटर कर जाएगी। जैसे इसने क्या किया, यहाँ पर होल किया, ठीक है, छेद किया, और होल करके ये क्या होगी, अंदर इंटर होगी। इंटर होने के बाद ये कैटरपिलर क्या करती है, अंदर से इस तने को नीचे की ओर इस प्रकार से खाना स्टार्ट कर देती है, अंदर से खोखला करना स्टार्ट कर देती है। अंदर से इसने खाना स्टार्ट कर दिया इसको। अब ऊपर का जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पत्तियां वगैरह होगी इस प्रकार से, है ना, तो यहाँ पर ऊपर के पार्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है या फिर पानी की सप्लाई है, उसके अंदर क्या आएगी, बाधा आ जाएगी, जिसके कारण ऊपर का जो पार्ट है ना, वहां पर अच्छी प्रकार से न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचने पर ऊपर का पार्ट क्या हो जाता है, सूख जाता है। क्या है ये, सूखता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, डेड हर्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इसको अपने डेड हर्ट बोल देते हैं। ये क्या होता है, डेड हर्ट होता है, डेड हर्ट, ठीक है। ये क्या है, डेड हर्ट है, डेड हर्ट। डेड हर्ट क्या, ऊपर का भाग सूख जाना, ठीक है, ऊपर का भाग जो सूखेगा उसको क्या बोलेंगे, अपने डेड हर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेड हर्ट बोल देंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ज्वार के अंदर डेड हर्ट होने का कारण क्या है, ये पूछा जा सकता है कि ज्वार के अंदर डेड हर्ट होता है तो उसका कारण क्या है, तो आप क्या लिखोगे, तना मक्खी है। क्या है, तना मक्खी। डेड हर्ट होता क्या है, ऊपर की ज्वार का जो पौधा है, यहाँ से अपने मक्खी ने इंटर किया, उसके ऊपर का पार्ट क्या होना, सूख जाना, ये डेड हर्ट है, ठीक है, इसको याद रखोगे आप। उसके बाद में इसका एक क्वेश्चन और पूछा गया है एएफओ के अंदर। एएफओ के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अथेरिगोना सुकाटा जो ज्वार की तना मक्खी है, जो 4 से 6 सप्ताह की क्रॉप में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ये अंडे कहां पर देती है। तो ये अंडे कहां पर देती है, ऑप्शन होता है जमीन के अंदर, ठीक है, ऑप्शन होता है पत्ती की ऊपरी सतह में, पत्ती की निचली सतह में, तने पर, इस प्रकार के ऑप्शन होते हैं। ये जमीन के नीचे मिट्टी में अंडे देती है, पत्ती की ऊपरी सतह में, पत्ती की निचली सतह में, या फिर अपने लिखा होता है तने के ऊपर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है पत्ती की निचली सतह पर। ज्वार की तना मक्खी पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है, निचली सतह पर, जो लोअर सरफेस होता है पत्ती का, वहां पर एग लेइंग करती है, ये अंडे देने का काम करती है पत्ती की निचली सतह पर, ठीक है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद इसका एक क्वेश्चन एओ के अंदर पूछा गया है अथेरिगोना स्काटा का, कि अथेरिगोना स्काटा को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अथेरिगोना स्काटा को आपने कंट्रोल करना है, तो आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे।
तो एक तो इसको कंट्रोल करने का तरीका होता है कि आप खरीफ के अंदर या रवि के अंदर जब भी इसकी सोइंग करते हैं तो इसकी अगेती सोइंग कर दें, अगेती बुआई, अगेती बुआई। अगर आप इसकी अर्ली सोइंग करते हैं, अगर ज्वार की अपने अर्ली सोइंग करते हैं तो अपने क्या होगा, अथेरिगोना स्क्वाटा का कम अटैक होगा, है ना। अगर अपने ज्वार की अगेती सोइंग कर दें तो इसका अटैक क्या होगा, कम होगा। दूसरा, अपनी रेजिस्टेंट वैरायटियां भी उगा सकते हैं। इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटियां, वो 2-3 रेजिस्टेंट वैरायटियां लिख सकते हो आप, जैसे कि इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है कोयमटूर 1 सीओ फर्स्ट, इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी सीओ फर्स्ट है। या फिर एक इसमें CSH15, CSH15 15, ये इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है CSH15, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। और अपने सीड को भी उपचारित कर सकते हैं इमाइडा क्लोरोपिड से, ठीक है, बीज को उपचारित कर सकते हो अमीडा क्लोरोपिड से। क्लोरोपिड, ठीक है, इसकी मात्रा भी आप ले सकते हो प्रति कितना बीज, तो 10 ग्राम, इसकी 10 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम सीड पर केजी सीड, है ना, पर केजी सीड, 1 किलोग्राम सीड के लिए 10 ग्राम मात्रा अमीडा क्लोरोपिड की भी यूज कर सकते हो, इसकी अमीडा क्लोरोपिड की भी यूज कर सकते हो, तो भी तना मक्खी। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा गया वो है, आप फिश ट्रैप का यूज कर सकते हैं। इसका यूज कर सकते हैं फिश ट्रैप। ये फिश ट्रैप क्या होता है सर, फिश ट्रैप क्या होता है, मछली का पाउडर होता है, मछली का चूरा होता है फिश ट्रैप, मतलब मछली का पाउडर लेंगे अपने और खेत के अंदर डेरियों के रूप में डाल देंगे, इस प्रकार से अलग अलग जगह पर डाल देंगे फिश ट्रैप को, और कितने दिन बाद, अपनी क्रॉप उगाने के 30 दिन बाद, मतलब लगभग 1 महीने के बाद में अलग अलग जगह पर क्या करेंगे, फिश ट्रैप का यूज करेंगे। और प्रति हेक्टर कितना फिश ट्रैप लेते हैं अपने, 12 किलोग्राम, कितना, 12 किलोग्राम पर हेक्टर। तो इस 12 किलोग्राम की मात्रा को अपने पूरे 1 हेक्टर में अलग अलग जगह पर डेरियों के रूप में डाल देंगे, किसको, मछली के चूरे को, मछली के पाउडर को। तो अपनी जो खेत के अंदर अपने जब मछली का पाउडर डाल दिया तो ये तना मक्खी है, ये क्या होगी, अपनी इस फसल को छोड़ देगी और किसकी ओर आकर्षित हो जाएगी, किसकी ओर अट्रैक्टिव हो जाएगी, तो अपने इस फिश ट्रैप मतलब मछली के चूरे पर आ जाएगी, तो अपनी फसल क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अपने तना मक्खी को कंट्रोल करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो सबसे इफेक्टिव जो कंट्रोल है इसका वो है फिश ट्रैप, इसलिए इस फिश ट्रैप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी लगभग अपने या फिर मछली का जो चूर्ण है या मछली का जो पाउडर है वो कितना यूज करते हैं, लगभग 1 हेक्टर के लिए 12 किलोग्राम। तो पूरे खेत के अंदर, पूरे 1 हेक्टर के खेत के अंदर अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग डेरियों के रूप में थोड़ा थोड़ा रख देते हैं, जिससे क्या होगा, जो अपनी तना मक्खी है वो अपनी फसल को छोड़ देगी और किसकी ओर अट्रैक्टिव हो जाएगी, अपने इस फिश पाउडर पर आ जाएगी, इस कारण अपनी फसल बच जाएगी। ये अपने कर सकते हैं तना मक्खी को कंट्रोल करने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैंने मक्का की क्रॉप के अंदर बताया था कि इसको अपने डिटेल से अच्छे तरीके से करेंगे, किसके अंदर, ज्वार के अंदर। और ज्वार के अंदर जो इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो एक तो पूछा गया है इसका साइंटिफिक नेम अथेरिगोना स्काटा, दूसरा आप याद रखोगे कि ज्वार के अंदर डेड हर्ट होता है, उसका कारण क्या है, तो ज्वार के अंदर जो डेड हर्ट होता है उसका कारण होता है तना मक्खी। दूसरा आप याद रखोगे कि तना मक्खी को कंट्रोल करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो अपने क्या कर सकते हैं, खेत के अंदर मछली का चूरा डाल सकते हैं, इसकी मात्रा 12 किलोग्राम होती है, और अलग अलग जगह पर अपने थोड़ा थोड़ा रख देते हैं, और देखा जाए तो फसल बोने के लगभग 30 दिन बाद में ऐसा नियंत्रण करते हैं अपने। उसके बाद जो तना मक्खी होती है ये अंडे कहाँ पर देती है, तो तना मक्खी अंडे देती है पत्ती की निचली सतह पर, तो पत्ती की निचली सतह पर अंडे देने का काम करती है तना मक्खी, अथेरिगोना सुकाटा। बाकी आप और क्या याद रख सकते हो, तो ये रेजिस्टेंट वैरायटी है, जैसे CO1 है, CHS15 है, ये रेजिस्टेंट प्रतिरोधी किस्में है। उसके बाद में आप अमीडा क्लोरोपिड के द्वारा सीड को ट्रीटमेंट करके बो सकते हो,
लगभग 1 किलोग्राम सीड के लिए 10 ग्राम मात्रा की जरूरत पड़ती है अपने को। बाकी आप क्या कर सकते हो, अर्ली सोइंग कर सकते हो। अगर आप खरीफ के अंदर उगा रहे हो तो आप क्या करोगे, अर्ली सोइंग कर दोगे, अगेती सोइंग कर दोगे, जिसके कारण क्या होगा कि तना मक्खी जब तक आएगी इतने में अपनी फसल कटाई के योग्य हो जाएगी। एक बार काट लेंगे उसको अच्छे प्रकार से, इतने में दूसरी बार जब बढ़वार होगी इतने में तना मक्खी का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने अगर खरीफ के अंदर उगा रहे हैं तो अगेती सोइंग कर देंगे। अगर रबी के अंदर अगर कभी अपने को उगाना पड़ जाए, अपने कौन सी अगर ज्वार उगानी पड़ जाए तो अपने क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग मेथड उगा सकते हैं, प्लांटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। पहले नर्सरी तैयार कर लेंगे, उसके बाद में उगाएंगे, नर्सरी तैयार करके। बताइए। ठीक है, उसके बाद में तनाछेदक, इसको अपने कर लिया डिटेल से, चिल्लो पार्टिलस बोल देते हैं अपने इसको तनाछेदक को, तनाछेदक इसको अपने डिटेल में कर लिया था। इसका आप सिर्फ आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है, तनाछेदक चिल्लोपार्टिलस। मुख्य रूप से ये ज्वार के अंदर, मक्का के अंदर लगता है। ये भी क्या काम करता है, ये भी डेड हर्ट का काम करता है। अगर डेड हर्ट की बात करें तो ये भी डेड हर्ट का कारण बनता है। डेड हर्ट मतलब ये भी तने के अंदर एंटर करेगा और ऊपर का जो तना है अपना, ऊपर का जो पौधा है वो सूख जाएगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डेड हर्ट बोल देते हैं। इसको भी आप याद रख सकते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए अपने फोरेट का यूज कर सकते हैं। फोरेट, फोरेट जिसको आप थीमेट बोल देते हैं, फोरेट का यूज कर सकते हैं। फोरेट, फोरेट का दूसरा नाम होता है थीमेट। और इसकी मात्रा कितनी यूज कर सकते हैं, 8 किलोग्राम प्रति हेक्टर। कितनी, 8 किलोग्राम प्रति हेक्टर। या फिर आप क्या कर सकते हो, कार्बोफ्यूरॉन डाल सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोफ्यूरॉन डाल सकते हो। कितने किलोग्राम, लगभग अपने 7-8 किलोग्राम, या फिर 17 किलोग्राम के लगभग कार्बोफ्यूरॉन पर हेक्टर। ठीक है, ये आप याद रखोगे, तनाछेदक। इसका साइंटिफिक नेम चिल्लोपार्टेलस। उसके बाद में बीमारियां, बीमारियों के अंदर पहली है लूसमट। लूसमट बीमारी का कोजल ऑर्गेनिज्म है स्पोरोसोरियम कुरिएंटा। क्या है, स्पोरोसोरियम कुरिएंटा। ये एक फंगस का नाम है। स्पोरोसोरियम कुरिएंटा एक फंगस का नाम है, जिसके कारण क्या होता है, दानों को भूरे रंग की थैलियों से बदल दिया जाएगा। मतलब जो अपना पूरे का पूरा बाली है उसके अंदर भूरा पाउडर जमा हो जाएगा। ठीक है, और बाद में ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ये एक प्रकार के देखा जाए तो गांठें सी बनेंगी, उसके बाद में फटना स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंडरी इन्फेक्शन का काम करती है। इसको मैनेजमेंट करने का प्रभावी तरीका है बीज उपचार, बीटावैक्स के द्वारा 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज। ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है, जिसका नाम है लूसमट। लूसमट किसके कारण होती है, एक फंगस के कारण होती है, कवक के कारण होती है। और इस कवक का कारण नाम है स्पोरीसोरियम कुरेंटा, स्पोरोसोरियम कुरेंटा। तो इसको आप याद रखोगे। ये लूसमट बीमारी है जो अपने गेहूं के अंदर भी पढ़ के आए थे। उसके बाद में देखा जाए तो जौ के अंदर भी इसको देखा, और जौ के अलावा ये अपने देखा जाए तो गेहूं के अपने ज्वार के अंदर भी है। ठीक है, इस प्रकार का इसके लक्षण देखते हैं। बीज नहीं बनता है, बीज की जगह क्या बनता है, तो काले रंग का पाउडर बनता है। ठीक है, पहले तो इस प्रकार का थोड़ा पाउडरी ग्रोथ होती है सफेद रंग की, उसके बाद में यही पाउडर जो सफेद रंग का है वो इस प्रकार से थोड़ा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, फिर पूरे का पूरा ब्लैक हो जाएगा भुट्टा अपना। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो बीज है वो बीज की जगह जो एंडोस्पर्म का पार्ट है उसके अंदर क्या बनेगा, सिर्फ ब्लैक पाउडर बनता है। उसके बाद में कवर स्मट। कवर स्मट किसके कारण होता है, या कवर स्मट का कारण क्या है, तो ये है स्पोरोसोरियम सोर्गी। क्या है, स्पोरीसोरियम सोर्गी। स्पोरीसोरियम सोर्गी नामक फंगस के कारण होता है। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो स्पोरोसोरियम सोर्गी है इसका। तो अपने कवर स्मट रोग का, कवर स्मट। उसके बाद में सिम्टम्स देखा जाए तो अनाज के स्थान पर छोटे छोटे
थैलियां सी बन जाती है जो बाद में थ्रेसिंग तक भी बनी रहेगी। सल्फर के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, या फिर थायरम के द्वारा क्या कर सकते हैं, सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर अपने को इस रोग को क्या करना है, नियंत्रित करना है। कौन सा रोग है ये? कवरस्मट रोग है, जिसका एक कवक है जिसका नाम है स्पोरोसोरियम सोर्गी। स्पोरोसोरियम सोर्गी, ठीक है। इस प्रकार के लक्षण होते हैं कवरस्मट ऑफ सोरगम के। इस प्रकार का सफेद रंग का पाउडर सा दिखाई देता है। उसके बाद में है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो अपने किसके अंदर करके आए थे, मक्का के अंदर, वही है डाउनी मिल्ड्यू। परनोस्क्लेरोस्पोरा सोर्गी, क्लोरोटिक धारियां बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोरगम डाउनी मिल्ड्यू के नाम से। तुला सीता रोग, पत्तियों पर हरी सफेद धारियां ओस्पोर क्लोरोटिक के सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, जिसको रिडोमिल के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है या मैंकोजेब डाल सकते हैं। यहाँ पर आप लक्षण देख सकते हो, इस प्रकार की सफेद धारियां हो जाएगी जिसको अपने क्लोरोटिक लक्षण बोल देते हैं। ये रोग है कौन सा, डाउनी मिल्ड्यू, जिसको अपने तुला सीता रोग भी बोल देते हैं। परनोस्क्लेरोस्पोरा सोर्गी के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है, इस बीमारी को इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना। इसके रोग कारक का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि जो ज्वार का डाउनी मिल्ड्यू रोग है उसका रोग कारक क्या है। तो ज्वार के डाउनी मिल्ड्यू रोग का रोग कारक है परनोस्क्लेरोस्पोरा सोर्गी। क्या है, परनोस्क्लेरोस्पोरा सोर्गी। परनोस्क्लेरोस्पोरा सोर्गी नामक फंगस के कारण मक्का और बाजरा, मक्का और ज्वार के अंदर क्या होता है, डाउनी मिल्ड्यू। अगर अपने से पूछा जाए बाजरा के अंदर भी डाउनी मिल्ड्यू होता है, बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अन्य नाम होता है ग्रीन लीफ ईयर डिजीज, हरित बाली रोग, या जोगिया कोडिया बोल देते हो आप ना। तो वो भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने बाजरा के अंदर करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी। उसके बाद में स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला ना, उसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में रस्ट, रस्ट पक्सिनिया पुरपुरिया के कारण लगती है। इसके अंदर अपने पहले धब्बे बनते हैं नारंगी रंग के, उसके बाद में पाउडर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो लाल भूरे रंग के धब्बे बनेंगे, उसके बाद में पाउडर बनना स्टार्ट हो जाता है। डाइथेन M45 के द्वारा अपने सीड को उपचारित करके बो देते हैं। तो इस रोग का क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये है रोली, रस्ट है, ये क्या है, रस्ट है। रस्ट के इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने कीट और रोग को। तो रोग के अंदर अपना डाउनी मिल्ड्यू इंपॉर्टेंट है, तो और कीट इसका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वो कीट कौन सा है, तो वो है अपना तना मक्खी, अथेरिगोना सुकाटा। तो इसको आप याद रखोगे, अथेरिगोना सुकाटा, अथेरिगोना सुकाटा। कट है तो कट गयो। सेट है, अब दिख रहा है अभी, अब तो ओके है। चलो, तो ये अपने रोग और डिजीज और इसी के साथ अपनी जो ज्वार की फसल है वो कंप्लीट है। अब अपने स्टार्ट कर लेते हैं बाजरा को। बाजरा की क्रॉप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक रोग और दूसरा फैट वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पर मिलेट, चलो बाजरा पर मिलेट बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर बाजरा भी बोल देते हैं। इसके अन्य नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसको कुंबू बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कुंबू बोल देते हैं, कुंबू। इसको कुंबू के नाम से जानते हैं अपने। इसको कैंडल मिलेट बोल देते हैं, कैंडल मिलेट।
कुंभू इसका नाम है, कैंडल मिलेट बोल देते हैं इसको, उलरिश मिलेट बोल देते हैं, केटेल मिलेट बोल देते हैं, डार्क मिलेट बोल देते हैं, स्पाइकलेट मिलेट, और इसका अन्य नाम है पुअर मैन क्रॉप या पुअर मैन फूड, पुअर मैन क्रॉप या पुअर मैन फूड। इसको गरीब आदमी का भोजन, गरीब आदमी का भोजन, गरीब आदमी का भोजन, या फिर गरीब आदमी की फसल, या फिर क्या बोलते हैं, गरीब आदमी की फसल, गरीब आदमी की फसल। आपसे पूछा जाए गरीब आदमी का भोजन या गरीब आदमी की फसल, कौन सी फसल को बोलते हैं? गरीब आदमी का भोजन या गरीब आदमी की फसल बोलते हैं अपने बाजरा को, गरीब आदमी का भोजन या गरीब आदमी की फसल बोलते हैं बाजरा को। बाजरा के अंदर अपने देखें इंपॉर्टेंट बातें जो आपको मैंने पीछे करवाई हुई है, उसके अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो इसका बोटेनिकल नेम पेनिसेटम ग्यूल्कम या पेनिसेटम अमेरिकनम होता है, पेनिसेटम ग्यूल्कम या पेनिसेटम अमेरिकनम होता है। उसके बाद में अपने लिख देता हूँ, ये इसका सामान्य परिचय मैं आपको, बाकी ये करवाया हुआ आपको किसके अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर। बोटेनिकल नेम की बात करें, वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम, तो बोटेनिकल नेम होता है इसका पेनिसेटम, पेनिसेटम ग्यूल्कम या फिर पेनिसेटम अमेरिकनम या ट्राइफोर्केटम कैनम। कुल आप सभी को पता है किस कुल का प्लांट है ये, पोएसी, पोएसी फैमिली होती है इसकी, पोएसी, या जिसको आप ग्रेमनी बोल देते हो, ग्रेमनी, या फिर ग्रास कुल, ग्रास कुल। इसका उत्पत्ति स्थान, बाजरा का ओरिजिन, बाजरा का उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका, बाजरा का ओरिजिन अफ्रीका में हुआ है। बाजरा में गुणसूत्र संख्या, बाजरा के अंदर जो गुणसूत्र संख्या है वो होते हैं 2n बराबर 14, ठीक है। उसके बाद में इसका जो पुष्पक्रम है, इसका जो पुष्पक्रम है इनफ्लोरोसेंस वो है स्पाइक, स्पाइक या हेड, ठीक है। उसके बाद में इसका जो फल प्रकार है, इसका जो फल प्रकार है वो होता है कैरियोप्सिस, क्या होता है भी, कैरियोप्सिस इसका फल प्रकार होता है, कैरियोप्सिस। किस प्रकार का इसमें पोलिनेशन होता है, किस प्रकार का इसमें परागन होता है, इसमें परागन होता है परपरागत, क्या होता है, परपरागन होता है। परपरागन होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें होती है प्रोटोगाइनी। ऐसा प्लांट है ये, प्रोटोगाइनी प्लांट है। प्रोटोगाइनी का मतलब है इसमें मादा फूल पहले आएगा, नर फूल बाद में आएगा, प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है, ठीक है, ठीक है, प्रोटोगाइनी कंडीशन। उसके बाद में ये C4 प्लांट है, कैसा प्लांट है ये, C4 प्लांट है, शोडे प्लांट है, SDP है, मतलब छोटे दिन का पौधा है। तो पेनिसेटम ग्यूल्कम, पेनिसेटम अमेरिकन, कुल पोएसी, उत्पत्ति अफ्रीका, गुणसूत्र 14 होते हैं, पुष्पक्रम स्पाइक हेड होता है, फल का प्रकार कैरियोप्सिस, और पर परागन देखने को मिलता है बाजरा के अंदर, और प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है, मतलब फीमेल फ्लावर पहले आता है, मेल फ्लावर बाद में आता है। C4 प्लांट है, मतलब इसमें C4 चक्कर चलता है, मतलब हेजबेस लाइक चक्कर चलता है इसके अंदर। और शोडे प्लांट है, शोडे प्लांट मतलब ये खरीफ का प्लांट है, किस सीजन का प्लांट है, खरीफ का प्लांट है। और खरीफ के जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, शोडे, शोडे मतलब इनको 12 घंटे से कम सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है जब इनके अंदर क्या आते हैं, फूल आते हैं। तो फूल आने के टाइम इनको 12 घंटे से कम प्रकाश चाहिए, ठीक है, फूल आने के टाइम इनको कितना प्रकाश चाहिए, तो 12 घंटे से कम प्रकाश की रिक्वायरमेंट होती है। कौन से पौधों को, जो अपने खरीफ सीजन के अंदर उगाते हैं। और लॉन्ग डे प्लांट जो अपने रबी सीजन के अंदर उगाते हैं, और रबी सीजन के प्लांट को 12 घंटे से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की जब इसके अंदर के आते हैं, फूल आते हैं। तो ये कॉमन बातें आप याद रख सकते हो। इसका टेस्ट वेट भी पूछा जाता है, फ्रिक्शन बार, इसका फ्रिक्शन बार भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। फ्रिक्शन बार अगर इसके 1000 सीड का बार करोगे तो कितना आएगा, 5 से लेकर 7 ग्राम होगा,
छोटे बीज होते हैं। इसका परीक्षण भार कितना होता है? 5 से लेकर 7 ग्राम होता है। और ये क्या है? मुख्य मोटा अनाज है। मेजर कोर्स सीरियल के अंदर इसको रखते हैं अपने अफ्रीका के अंदर। और इसके अंदर भी लाइसिन वगैरह की कमी देखने को मिलती है। 12 नहीं होते हैं, 14 ही होते हैं, 14 ही होते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की बात करें तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर है ना। और जो AICRP है मक्का पर 1995 के अंदर चलाया गया था। AICRP ऑन मिलेट बाजरा कब चलाया गया? 1995, 1995, 1995 के अंदर। उसके बाद में इसकी फूड वैल्यू, अगर अपनी बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखने को मिलती है अपने को 67 से 68 ग्राम। 67 से लेकर 68 ग्राम तक, 68%, ग्राम नहीं 68% क्या होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन आप याद रख सकते हो, 11 से लेकर 12% इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है। वसा 5%। ये क्या है? सर्वाधिक है अनाज फसलों में अमंग सीरियल क्रॉप, हाईएस्ट फैट परसेंट। सभी अनाज की फसलों में सबसे ज्यादा फैट किस में होती है? तो सबसे ज्यादा फैट होती है अपने बाजरा के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। उसके बाद में फाइबर, अगर अपने बात करें फाइबर की, तो फाइबर भी इसके अंदर अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, 1.9 के लगभग। और खनिज की बात करें तो खनिज इसमें 2.7, 2.7%, जो क्या है? सर्वाधिक है। सर्वाधिक सभी सीरियल के अंदर सर्वाधिक खनिज 2.7% किसमें होते हैं? बाजरा के अंदर होते हैं, 2.7%। और एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है, ऊर्जा, एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है बाजरे के अंदर। ऊर्जा, ऊर्जा की बात करें तो 361 किलो कैलोरी, 361 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है बाजरा के अंदर। 361 किलो कैलोरी, 361। 361 किलो कैलोरी तो इसकी फूड वैल्यू है। तो कार्बोहाइड्रेट लगभग 67 to 68, प्रोटीन 11 से 12, फैट 5%, फाइबर 1.9, खनिज 2.7। और एनर्जी देखा जाए तो सर्वाधिक अनाजों के अंदर सबसे ज़्यादा बाजरा के अंदर ही होती है, 361 किलो कैलोरी एनर्जी देखने को मिलती है। तो आज अपने फूड वैल्यू तक करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, बाकी अपने करेंगे कल की क्लास में। क्लाइमेट से स्टार्ट करेंगे, फूड वैल्यू तक अपने आज कंप्लीट कर लिया, बाजरा को स्टार्ट कर लिया अपने। SDP शोर डे प्लांट, जिनको 12 घंटे से कम प्रकाश की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको 12 घंटे से ज़्यादा चाहिए वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, 12 घंटे से कम शोर डे होते हैं। C4 प्लांट ऐसे प्लांट जिसमें C4 साइकिल होता है,
जिसको हैज व स्लैग चक्र बोलते हैं। C4 प्लांट जिसके अंदर विस्को एंजाइम होता है, और पेप्केज एंजाइम ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और पहला प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड, OAA, ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, इस कारण इनको C4 प्लांट बोलते हैं। हाँ, मिनरल्स सभी फसलों में हाईएस्ट होता है, इस अनाज की फसलों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं, 2.7। कर्म से ही करवा रहे हैं, भी कर्म ही तो है ये, सीरियल क्रॉप के अंदर कर्म से ही चले हैं अपने। पहले गेहूं करवाया है, गेहूं के बाद में जौ करवाया है, जौ के बाद में मक्का, ठीक है, और मक्का के बाद में ज्वार, ज्वार के बाद में अब बाजरा चल रहा है, बाजरा के बाद में धान चलेगा, सीरियल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में पल्सेज है, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद सभी का।